हेलो एवरीवन। आप लोगों के माइंड में ये चीज चल रही होगी कि क्या सर इस बार वेंडर चेंज होने से एग्जाम पैटर्न चेंज हो जाएगा, एग्जाम टफ आएगा, पीवाईक्यू क्वेश्चन करने से कोई फायदा नहीं होगा, सर अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, क्या करें। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन माइंड में आ रहे होंगे। वेंडर चेंज होने से एग्जाम पैटर्न या एग्जाम के टफ होने पर क्या असर पड़ता है, उस चीज को इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। एक भी इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि एसएससी ने वेंडर चेंज क्यों किया है। देखिए, एसएससी या कोई भी डिपार्टमेंट के लिए जब कभी भी कोई वेंडर चुना जाता है तो उसका एक टाइम पीरियड होता है, जैसे कि 5 साल तक कोई एक वेंडर रहेगा, उसके बाद वेंडर चेंज किया जाएगा। इससे पहले 2018 में भी एक बार वेंडर चेंज हुआ था। तो सबसे पहले डिपेंडेंसी की बात करता हूं। आजकल क्या हो गया है कि एसएससी का जो एग्जाम कंडक्ट करवा रहा था अभी तक, वो था टीसीएस। और टीसीएस के सबसे अच्छे रिकॉर्ड ये रहे कि टीसीएस के टाइम पीरियड में कभी भी कोई भी एग्जाम लीक नहीं हुआ था। इसलिए टीसीएस अभी भी बरकरार है, लेकिन अब वो एग्जाम क्वेश्चन पेपर आपका नहीं बनाता है। तो डिपेंडेंसी से मेरा मतलब है कि सारे काम टीसीएस को ही दे दिए गए थे जैसे कि एग्जाम का क्वेश्चन पेपर बनाना, उन्हीं के सॉफ्टवेयर को मैनेज करना, साथ में एग्जाम पेपर की डिफिकल्टी लेवल को चेक करना कि कितना डिफिकल्ट है, कितना ईजी है, इस चीज को चेक करना। सेंटर्स पर भी सारी जिम्मेदारी टीसीएस की थी। तो ऐसे में होता क्या है कि आप जो सारी डिपेंडेंसी जब टीसीएस के ऊपर आ गई, तो एसएससी अगर कुछ नए बदलाव भी करना चाहता है ना, तो वहां पे उनको बहुत दिक्कत होती है। दूसरा पॉइंट है क्वालिटी इशू। क्योंकि आपने कई बार देखा होगा एग्जाम में प्री एग्जाम थोड़ा बहुत टफ आ गया, मेंस एग्जाम काफी ज्यादा इजी आया, या एसएससी के कुछ अलग जो नॉन टेक एग्जाम्स होते हैं जैसे सीजीएल, सीपीयू एग्जाम्स वगैरह जो होते हैं, इन एग्जाम्स के अंदर भी जब देखा गया तो वहां पे ये महसूस किया गया कि कुछ छोटे लेवल के जो पेपर्स होते हैं, लाइक आपके 10th लेवल के बाद में, 10th क्लास के बाद, 12th क्लास के बाद, वो उनके एग्जाम का जो लेवल था वो 12th के बाद के लेवल से भी बहुत हाई कर दिया। तो ऐसी क्वालिटी इश्यू तब आती है जब आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। थर्ड पॉइंट इज हाई कट ऑफ। तो आप जानते हैं अभी हाई कट ऑफ क्यों? क्योंकि अब जब एग्जाम, जब मैंने कहा डिपेंडेंसी और बहुत सारी जिम्मेदारियां जब आ जाती हैं, तो इन चीजों को मैनेज करना, बैलेंस करना बड़ा टफ हो जाता है। तो हाई कट ऑफ, और एक है टाइम बाउंडिंग। टाइम बाउंडिंग का मतलब ये है कि जब एक ही आदमी को एग्जाम पेपर भी बनाना है, कंडक्ट भी करवाना है, उसको क्वालिटी चेक भी करना है, रिजल्ट भी निकालने हैं, सॉफ्टवेयर भी मैनेज करना है, तो ऐसे में अगर मान लीजिए आप आज मान लीजिए फॉर एग्जांपल एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ उसके साथ साथ अगर वो एसएससी सीजीएल के साथ अगर वो एक और एग्जाम मान लीजिए एसएससी जेई का करवाना चाहते हैं, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, उनको दिक्कत आएगी। क्योंकि पहले जब टीसीएस करवा रही है, सारे ही कामों को टीसीएस करवा रही है, कौन कौन से काम करवाती है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सारे कामों को अगर टीसीएस करवाएगी तो बाकी एग्जाम तभी हो पाएंगे ना जब टीसीएस किसी एक एग्जाम के प्रोसेस को कंप्लीट कर देगी। तो अब एसएससी चाहती है कि एक साल में जिस वैकेंसी को वो रिलीज करे, उस वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी आपके प्रोसेस होते हैं, जैसे कि एग्जाम को कंडक्ट करवाना, फॉर्म फिलअप करवाना, सॉफ्टवेयर को मैनेज करना, कट ऑफ जारी करना और उसके रिजल्ट निकालना, एसएससी चाहती है कि टाइम बाउंड, एक टाइम पीरियड के अंदर उन सारी चीजों को टाइम पर करवा दिया जाए। और इसी कारण से अब एसएससी ने एक बड़ा बदलाव किया है। अब यहां पे हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि सब्जेक्ट वेटेज के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, इन चीजों के ऊपर तो हम लोग बाद में आएंगे। पहले समझते हैं कि अब क्या जिम्मेदारियां टीसीएस की हैं और बाकी की जिम्मेदारियां कहां पर चली गई हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्रिएशन की जो जिम्मेदारी है वो इन तीन कंपनीज को दी गई है, तीन आपके पास जो वेंडर्स हैं उनको दी गई, सी एंड के, इंटीग्रेटेड लर्निंग सॉल्यूशन एंड मेटा वन को। मतलब अब ये लोग क्या करेंगे, यहां पे तीनों की तीनों मिलकर के क्वेश्चन पेपर्स डिसाइड करेंगे, क्वेश्चन पेपर बनाएंगे। लेकिन क्या ये लोग अपनी मनमानी कर सकते हैं, अपने हिसाब से बना सकते हैं? नहीं। पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी है, पूरा का पूरा जो आपके पास में जो हक है, वो अभी भी एसएससी का ही है। एसएससी के पूरे डिसीजंस होंगे। एसएससी इनको बताएगा कि देखिए, अगर आपके पास सीएचएसएल का एग्जाम है, सीजीएल का एग्जाम है, या फिर मान लीजिए एसएससी जेई का एग्जाम है, तो उसमें कौन से स्टूडेंट बैठते हैं। जैसे एसएससी जेई के अंदर हम लोग डिप्लोमा और डिग्री वाले स्टूडेंट बैठते हैं, हिंदी मीडियम ज्यादा प्रेफर करते हैं डिप्लोमा वाले, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन पेपर बनाना है। अगर सीजीएल का पेपर है तो आपको कौन से स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए पेपर बनाना है, पिछले टाइम से हम लोग कौन से पैटर्न को फॉलो करते हैं, आप उसको एक बार देख लीजिए। तो सारी चीजें अब एसएससी है वो क्या करेगा, इन सारे डिपार्टमेंट्स को बताएगा कि भाई इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए आपको पेपर बनाना है। तो आपको इस चीज से निश्चिंत होने की जरूरत है कि इनका कोई योगदान नहीं होता कि ये अपने मन से पेपर बना सकते हैं। पूरा के पूरे जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो एसएससी द्वारा ही इसको दिए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है सॉफ्टवेयर सप्लाई। जैसे कि आपने देखा होगा कि अब कभी भी क्लासरूम, एक एग्जाम हॉल के अंदर बैठे हुए हैं तो वो उसमें एग्जाम कहीं लीक ना हो जाए, इतना कमजोर सिस्टम सेटअप ना हो उनका। या फिर आपने देखा होगा आपके साथ में जो कैंडिडेट बैठा है उसके में 13 नंबर पे, 14 नंबर पे, 15 नंबर पे अलग क्वेश्चन है, आपके 13, 14, 15 नंबर पे अलग क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस लीकेज
को, पेपर को लीक होने से बचाने के लिए सॉफ्टवेयर सप्लाई के लिए अलग जिम्मेदारी दी गई, ठीक है। तो ये इस कंपनी द्वारा, प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, इसके द्वारा करवाया जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास कंडक्शन ऑफ द एग्जाम, क्योंकि देखो टीसीएस जो है ना, आपने देखा होंगे आपके घर के आसपास आईओएन सेंटर्स, टीसीएस सेंटर्स होंगे, और ये सेंटर्स इतने ज्यादा अच्छे हैं। अभी भी टीसीएस को ही इसकी जिम्मेदारी क्यों सौंपी गई है? क्योंकि आज तक टीसीएस के राज में कोई भी एग्जाम एसएससी का लीक नहीं हुआ। तो जब एग्जाम लीक नहीं होगा तो ये जिम्मेदारी अभी भी टीसीएस को ही दी गई है। अब इसमें टीसीएस क्या करेगा, जो दो कंपनियां टीसीएस है और एडिक्विटी कैरियर के नाम से है, ठीक है। तो यहां पे टीसीएस की जिम्मेदारी रहेगी सेंटर पे जितने भी स्टूडेंट का एग्जाम करवाना है उसकी, साथ में और चीजों को मॉनिटर करने की भी, एग्जाम कंडक्शन में मॉनिटरिंग करने की। उसके लास्ट में आता है मॉनिटरिंग ऑफ द एग्जाम कौन करेगा। मॉनिटरिंग का मतलब है कि भाई जब एग्जाम सेंटर पे, आपने देखा होगा कई बार कुछ न्यूजेज आ जाती हैं, फॉल्स न्यूजेज आ जाती हैं, तो सबसे पहले इसको पकड़ा जाएगा, अर्नेस्ट एंड यंग एलएलपी को, इनको पकड़ा जाएगा कि भाई तुम वहां पर थे तो तुम्हारी क्या जिम्मेदारियां थी और तुमने क्यों नहीं निभाया, और ये न्यूज क्यों स्प्रेड हो रही है, गलत न्यूज, ठीक है। तो सबसे पहले इनको ही पकड़ा जाएगा। तो ये देखेंगे कि एग्जाम सेंटर पे चीजें सही से स्मूथली चल रही कि नहीं चल रही, एग्जाम में जो चीजें स्टूडेंट बैठे हैं वो सही तरीके से वहां पर मेंटेन कर रहे हैं चीजों को, या फिर जितने भी डिसिप्लिन है उनको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये सारी जिम्मेदारियां किसकी हैं? वो इस कंपनी की हैं। तो अभी फिलहाल में अगर मान लीजिए कोई भी इनमें से कोई भी एजेंसी अगर काम गड़बड़ करती है तो उसको आसानी से चेंज किया जा सकता है, पूरे के पूरे सिस्टम को बदलने की आवश्यकता नहीं है। ये एक अच्छा काम किया है एसएससी ने। इससे फायदा क्या होगा, जो मैंने आप लोगों को पॉइंट्स बताए कि डिपेंडेंसी खत्म होगी, कि पूरा टीसीएस के ऊपर डिपेंडेंट था, आपके पास क्वालिटी इश्यू में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि देखो पेपर, मान लो फॉर एग्जांपल कई बार आपने देखते हैं पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया या एग्जाम सेंटर पर कुछ गड़बड़ हुई, उसमें क्वेश्चन बनाने वाले की क्या गलती, सॉफ्टवेयर सप्लाई वाले की क्या गलती, या फिर आपके कंडक्शन ऑफ द एग्जाम की, मतलब जिसकी पर्टिकुलर गलती है, अगर वो इसके कारण से कुछ गड़बड़ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी होगी, अगर सॉफ्टवेयर सप्लाई में कोई गड़बड़ हुई तो इनकी जिम्मेदारी होगी। तो अब फिलहाल में डिपेंडेंसी जो है खत्म हो चुकी है इनकी, ठीक है, कि ऐसा नहीं है एक ही आदमी को पकड़ा जाएगा अगर कोई गड़बड़ हुई तो, ठीक है। पॉइंट ए। दूसरा, क्वालिटी इश्यू मैंने आपको बता दिया। हाई कट ऑफ जाने का रीजन क्या थे, क्योंकि वहां पे एक ही आदमी बहुत सारे काम करेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा कि यार क्या कट ऑफ एक्चुअली में होनी चाहिए, तो वहां पे थोड़ी सी चीजों को ठीक किया जाएगा। और टाइम बाउंडिंग, मतलब एक सही समय पर आपका रिजल्ट भी जारी किया जाएगा सही कट ऑफ के साथ में, और ट्रांसपेरेंसी से काम किया जाएगा। तो ये सारे पॉइंट आई थिंक आपको समझ में आए होंगे कि कौन क्या काम करवाएगा और कितने सिस्टमेटिक वे में इस प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा अभी एसएससी के द्वारा। अभी हम लोग ये समझते हैं कि सर सब्जेक्ट वेटेज में बदलाव आएगा या नहीं आएगा, या फिर ये भी समझते हैं कि सर इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो बदलेगा कि नहीं बदलेगा। चलो मैं आप लोगों के साथ इन सारी चीजों के ऊपर और डिस्कशन करता हूं। देखिए एक बात अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि वेंडर कभी भी एग्जाम का पैटर्न डिसाइड नहीं करता है। वेंडर का काम क्या होता है, अब जैसे फॉर एग्जांपल वेंडर, आप अपने जब घर में शादी होती है तो वेंडर बुलाते होंगे, जैसे मान लीजिए गोलगप्पे की एक जो स्टॉल लगनी है वो किसी और वेंडर की लगनी है, तो वेंडर ये थोड़ी ना डिसाइड करेगा कि आपकी शादी कैसे होनी है, नहीं, वो सिर्फ ये डिसाइड कर सकता है कि मेरी जो दुकान है उसमें मैं कितनी अच्छी क्वालिटी दे पाऊंगा, दैट्स इट। तो इसी तरीके से यहां पर जो वेंडर आपके पास में है, ये वेंडर क्या करेंगे, सिर्फ इनका काम है क्वेश्चन बनाने का, और उसको भी पूरा का पूरा जो इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा वो एसएससी द्वारा ही इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, और कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देगा, एसएससी ही इंस्ट्रक्शन देगी। तो यहां पर ये जो चीज थी कि सर पैटर्न और सिलेबस सेम वही रहने वाला है, पहले भी तो पैटर्न चेंज हुए, लेकिन अभी पैटर्न तो आपको एसएससी ने चेंज किया है, अब कोई नया पैटर्न चेंज नहीं होगा। और मेन चीज कि एसएससी डिसाइड करती है पैटर्न के बारे में, वेंडर डिसाइड नहीं करता है। दूसरा, रिलेवेंसी ऑफ द पीवाईक्यू। 2018 में जब वेंडर चेंज हुआ था तो क्या आपने पीवाईक्यू, क्या जो सब्जेक्ट्स थे आप लोगों के वो बदल गए थे? नहीं बदले थे। पहले भी रीजनिंग, जीके और आप लोगों का टेक्निकल आता था, आज भी रीजनिंग, जीके और टेक्निकल ही आता है। सब्जेक्ट्स अगर मैं मान के चलूं, मान लीजिए आप मैकेनिकल में हैं तो क्या फ्लूइड मैकेनिक्स में कुछ चीजें बदल जाएंगी, अगर आप सिविल में हैं तो क्या आपकी सॉइल में कुछ चीजें बदल जाएंगी, कॉन्सेप्ट बदल जाएंगे? नहीं बदलेंगे। हो सकता है एग्जाम का जो लेवल है या कॉन्सेप्ट पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा बदल सकता है, डेफिनेटली वो तो होगा ही, ठीक है। लेकिन मार्क्स वेटेज में भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि अगर जब भी कभी वेंडर भी चेंज हुए तब भी आप देखिएगा जो कुछ सब्जेक्ट आप लोगों के अच्छे मार्क्स के पूछे गए थे, आज भी वो उतने ही मार्क्स के पूछे जाते हैं और आगे भी वैसे ही पूछे जाते रहेंगे, क्योंकि उनका फील्ड में, अगर मैं बात करूं एसएससी के फील्ड में, उन सब्जेक्ट का जो पर्पस है वो काफी ज्यादा है, इस कारण से उन सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा ही रखा जाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट, क्या सर पेपर टफ होगा? टफ नहीं होगा, लेकिन
क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो बदल सकता है। जैसे आप हर स्टेट का एग्जाम पूछने का एक तरीका होता है, ऐसे ही थोड़ा पेपर का तरीका जो है बदल सकता है, लेकिन उससे आपको निश्चिंत होने की जरूरत नहीं है। पीवाईक्यू जो आप कर रहे हैं उसके ऊपर ही आप लोग फोकस रहिए, पीवाईक्यू के आधार पर ही आप लोगों का पेपर बनाया जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास में कि सर एक पॉइंट आपके दिमाग में हमेशा आता है कि पीवाईक्यू की बुक जो है आपके पास क्या बेकार हो गई है? बिल्कुल नहीं। पीवाईक्यू के ऊपर जो आप काम कर रहे हैं लगातार करते रहिए। हो सकता है क्वेश्चन पूछने का ढंग बदल सकता है, कैलकुलेशन अप डाउन या थोड़ी सी टफ या इजी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो हैं वो उसी आधार पर पूछे जाएंगे। क्योंकि देखो मैंने आपको क्या बोला, एसएससी इंस्ट्रक्शन देती है, तो जब एसएससी इंस्ट्रक्शन दे रही है तो इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि सर वो बताएंगे, किसको बताएंगे बेटा? वो बताएंगे जो आपके एजेंसीज हैं कि सर आपको देखिए इन चीजों को ध्यान में रखते हुए पेपर को बनाना है। पीवाईक्यू, और सबसे पहले क्या करेगी एजेंसी? पीवाईक्यू देखेगी भाई एसएससी ने अब तक जो क्वेश्चंस करवाए हैं, जो एग्जाम्स लिए हैं उनमें कौन कौन से क्वेश्चन किस किस आधार पर कौन कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा पूछे गए। और जब एसएससी जिस पैटर्न को फॉलो करती है तो वो कहेगी कि भाई जो सब्जेक्ट, अब हो सकता है एक आध सब्जेक्ट में ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन सारे सब्जेक्ट में ऊपर नीचे होना बहुत मुश्किल है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास अब क्या करें? तो देखिए अभी आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि सर एसएससी का जो पेपर है अब तो वो 4 जून को नहीं होगा। ठीक है, 4, 5 और 6 जून को जो होने वाला था अब वो पेपर नहीं होगा। नो डाउट वो पेपर नहीं होगा, लेकिन ये तो जरूरी नहीं है कि ये पेपर अब जुलाई में अगस्त में होगा, ऐसा तो नहीं है। हो सकता है पेपर जून में ही हो जाए, हो सकता है 10 जून 20 जून किसी डेट को ले लिया जाए, नोटिफिकेशन आप लोगों का जल्दी आके इसको ले लिया जाए। क्योंकि भाई अब जो डिपार्टमेंट है उसके पास जो बॉडी है डिपार्टमेंट की वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, तो अब उस काम को इजीली बहुत ही स्मूथली एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है। ठीक है, तो अब आप लोगों का जो काम है वो टारगेट रखना है। आप लोग जो 80 डेज के आसपास जो आप लोगों के पास बचे हुए हैं, ऑलमोस्ट 80 डेज आपके पास में बचे हुए हैं, इन 80 डेज को आपको सही तरीके से यूटिलाइज करना होगा, जिसमें अपना टारगेट बनाना पड़ेगा। जैसे अगर आप सिविल की बात करेंगे तो सिविल में आपके पास मान लीजिए प्री में 120 नंबर का जो आपके पास 120 से 130 नंबर का टारगेट जब तक नहीं होगा तब तक काम नहीं चलेगा। आप जो है प्री के अंदर, अगर मैं इसमें भी बात करूं तो आप लोग सबसे पहले रीजनिंग वाला जो पार्ट है उसमें आप डिसाइड करिए कि रीजनिंग में आपको क्या करना है। इसके अंदर आपको 45 प्लस मार्क्स लेके चलने, जीके के अंदर आपको कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन कम से कम लेके चलने, और टेक के अंदर आपको 60 से 70 नंबर लेकर के चलने। तब जाके आप लोग इसको 120 से 130 नंबर का जो कट ऑफ है उस तक आप आराम से पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो ये कब होगा? जब आप एग्जाम में कम से कम 150 से 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना, तब जाके आपका सीवीटी 1 यानी कि प्री क्लियर होगा। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस गलत भी होंगे, आपस में नेगेटिव मार्किंग भी चलेगी। जब इतने क्वेश्चंस पे आप लोग ढंग से रिजिड रहोगे तब जाके आपका ये कट ऑफ आपकी क्लियर हो पाएगी। तो अभी आप इस पे फोकस रहिए। इंजीनियर्स वाला चैनल के ऊपर आप लोगों को हर एक चीज बहुत ही डिटेल में वैसे भी समझाई जाती है, तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहा करिए, हर एक चीज आप लोगों को सही टाइम पर पहुंचाई जाती है। तो आपका काम है अभी फिलहाल सारी चीजों को साइड में रख के अपनी तैयारी को 100% फोकस करने का, और आप लोगों को एक बेहतर मौका मिलेगा एसएससी जेई में। इस बार जो बच्चे पिछली साल रह गए, अक्टूबर में ही आपका एग्जाम हुआ था शायद, अक्टूबर के अंदर 9, 9, 10 और 11 अक्टूबर को, और उनको इतना जल्दी मौका मिल रहा है। और अगर मान लीजिए एक महीने थोड़ा डिले हो भी गया एग्जाम, तो आप लोगों के लिए और ज्यादा बेनिफिट है। टेस्ट सीरीज लगाना चालू कीजिए, अपने एग्जाम की तैयारी करना शुरू करें। आप मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, देवेश सर PW, और यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहता हूँ, आप लोगों को सब्जेक्ट के रिगार्डिंग गाइड करता हूँ, टैग या नॉन टैग के रिगार्डिंग, और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप कैसे अपने एग्जाम को बहुत ही स्मूथ वे में क्लियर कर सकते हैं। चलिए, तो आई थिंक ये सारी चीजें जो हमने अभी डिस्कशन करी ये बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि एसएससी जेई आप लोगों में से कितने स्टूडेंट टारगेट कर रहे हैं, आप डिप्लोमा से या डिग्री से, इस चीज को मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।